एवरीवन, आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपका जो चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, उसका रिमेनिंग पार्ट जो हमने क्लास में छोड़ा था, हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट से ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया। यानी प्रीवियस जो क्लासेस हमने अटेंड की थी उसमें हमने देखा कि किस तरह से हिटलर जो है वो एक ड्रीम रखता था कि मुझे जो है किसी भी तरीके से जर्मनी जो है उसको एक बड़ी पावर के रूप में लेके आना है, और उसने पूरा ठान लिया था। और इस समय जो अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल, जो सोशल जो संकट जो पूरे यूरोप में था, उसको देखकर हिटलर जो है उसको ये था कि अब मैं किसी भी तरीके से पॉलिटिकल में आराम से पहुंच सकता हूं। 1879 में हम कहें कि ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था जो है वो बेहद ही गरीबी में गुजरी थी। यानी कि इसका जो बचपन था वो हम कहें कि वो बेहद ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। रोज़ी रोटी का कोई ज़रिया न होने के कारण पहले ही विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपना नाम जो है फ़ौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसने जो है अपना नाम जो मिलिट्री फोर्स थी उसके लिए करवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना। बहादुरी के लिए उसने कुछ तमंगे भी हासिल किए, यानी कुछ मेडल्स भी जो है उसको उसकी ब्रेवरी के लिए हम कहें कि कॉर्पोरल सेक्टर जो है उसमें उसको मिला। जर्मन सेवा की पराजय ने तो उसे हिला ही दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। यानी वायसराय की जो संधि हुई, जो टेरिटरी साइन हुई, उसके बाद जो है इसकी जो गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा आ गई। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे समूह से सदस्यता ले ली। यानी इसने जो है अपना मेंबरशिप जो है उससे ले ली, एक वर्कर्स पार्टी जो जर्मन की थी। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। यानी जो छोटी सी पार्टी जिससे ये समूह में एक मेंबर के रूप में जुड़ा था, उसने उस पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और धीरे धीरे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम उसने इस पार्टी को दिया। इस पार्टी के बाद ये नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। यानी यही जो हिटलर की पार्टी थी, जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी, बाद में हम इसे कहें कि नाज़ी पार्टी के नाम से भी जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा, उसे गिरफ्तार किया गया। इस देशद्रोह का मुकदमा भी उस पर चलाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। मतलब जो उसने सोचा था वो चीज़ें वो नहीं कर पाया, जनता को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया इतनी कोशिशों के बाद में। लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बिल्कुल बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो चुके थे और मध्य वर्ग जो मिडिल वर्ग है वो लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में हम कहें कि नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट ही मिले। यानी जो इलेक्शंस हुए उसमें मात्र 2.6% वोट मिले। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। यानी धीरे धीरे अगर हम देखें तो इन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ अपना वोटिंग किया। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। वक्ता का मतलब होता है कि स्पीकर, मतलब लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता वो रखता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को उसने ये भी आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। यानी उसने अपने एरिया के जो लोग थे उनको इस तरह से मोटिवेट किया कि लोगों को बिल्कुल लगा कि बस यही हमारा क्या है, मसीहा है। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत
अहमियत समझता था, क्योंकि उसको लगता था कि लोगों को जितना दिखावा किया जाए, लोगों के सामने जितना एक्सपोज किया जाए, वो लोग उस चीज़ को उतना ही लाइक करते हैं। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाओं को आयोजित किया। यानी बड़े बड़े लोगों को जो है एक जगह इकट्ठा किया गया, लोगों को समझाया गया कि किस तरह से हिटलर जो है वो हमारे लिए एक नया दौर लेकर आएगा। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। यानी उन्होंने अपने झंडे पर एक जो हम कहें कि स्वास्तिक बनाया हुआ था, लाल कलर का उनका झंडा था, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है हिटलर अपनी सभाओं को संबोधित करता था, जिससे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसकी ओर अट्रैक्ट होते थे। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया। यानी हिटलर को जो है उसकी इमेज लोगों के बीच में एक मसीहा के रूप में बनाई गई। लोगों को बिल्कुल ये यकीन दिला दिया गया कि अब जो भी है वो हमारे लिए हिटलर ही है, वो एक अवतार के रूप में है जो हमें दूसरे लोगों की, जो लोग हमारे ऊपर आकर तबाही मचा रहे हैं, उनसे हमें छुटकारा दिला सकता है। एक ऐसे समाज की यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर चुका था। क्योंकि ये लोग अभी हम कहें कि आर्थिक और राजनीतिक संकट इस तरह का ये देख चुके थे कि ये लोग बिल्कुल टूट चुके थे और अब इन लोगों को पूरा विश्वास जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर पर था। इसमें आता है लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। यानी उस समय हम कहें 1933 के अंदर हिंडनबर्ग के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने हिटलर को बिल्कुल खुला न्योता दिया, इन्विटेशन दिया कि वो आए और यहाँ पे चांसलर का पद संभाले। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद उस समय माना जाता था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की रचना और संस्थानों को भंग करना शुरू किया। फरवरी माह में संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया। यानी संसद में ही आग लगा दी गई थी और उससे जो है उसका क्लियरेंस जो है सत्ता में और सॉलिड हो चुका था कि वो बिल्कुल फुली इस चीज़ को मानने लग गया था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर ब्रिगेड के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी कैद जैसे नागरिक अधिकारों के अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, लेकिन अब इन सभी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। यानी जो उसकी अपोजिशन जो थी उसको ऊपर उन्होंने पॉइंट आउट किया। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले डुसेलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची हम कहें 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाज़ी शासन में कुल 22 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया गया। यानी इन्होंने जो है खुलेआम एक तरह से हम कहें कि कम्युनिस्ट जो पार्टी थी जो हिटलर के अंतर्गत आती थी, उन्होंने खुलेआम जो है लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम जो है पारित किया गया। इस कानून के जरिए हम कहें कि जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई, यानी डिक्टेटरशिप जो है वो इस समय बिल्कुल स्टैब्लिश कर दी गई थी। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान किया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। यानी जो चीज़ें नाज़ी नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको सबको जो है इन्होंने बैन कर दिया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। यानी हम कहें कि इकोनॉमी जो थी, मीडिया जो था, सेना जो थी, नगर पालिकाएँ, इन पर सब पर जो हम कहें कंट्रोल जो है वो पूरे राज्य का लगा दिया गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। हम कहें कि पूरे समाज को इन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग चलाने की पूरी कोशिश की। पुलिस है, वर्दीधारी पुलिस है, स्ट्राम ट्रूपर्स जो थे के अलावा
गस्तापो, राज्य पुलिस, एस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। यानी जो भी ट्रुप्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए वो सब के सब इनके अंडर कंट्रोल थे। इस नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। यानी ये जो इन्होंने नए नए सेगमेंट्स खोले थे, इन सभी को जो है इन्होंने पावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दी, और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रणा ग्रहों में भी किसी को भी बंद किया जा सकता था, यानी बिना किसी नोटिस के किसी को भी अरेस्ट कर लेना, उस पर केस चलाना, उसको पनिश करना, ये सब चीज़ें उस समय की गई। ये नए दस्ते किसी को भी यातना ग्रहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार भी किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी इस समय पुलिस को किसी का डर नहीं था, वो जैसे मर्जी जो चाहे वो जनता के साथ कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग उनको जेल में डाल रहे थे, पनिश कर रहे थे, मतलब जो भी चीज़ें वो खुलेआम हम कहेंगे कर सकते थे वो उन्होंने की। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पुनर्निर्माण, यानी रीस्टैब्लिशमेंट जो है वो किस तरह से हुआ। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हलमार्क शाख्त को सौंपी। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। यानी सबसे पहले तो इन्होंने जो है ये देखा कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, हम कहें कि 100% प्रोडक्शन होना चाहिए और 100% जो है एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए। इस टारगेट को लेकर चले। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉरगेवेन इस परियोजना की ही देन मानी गई है। विदेश नीति के मोर्चों पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, यानी लीग ऑफ नेशन जो इसका एक पार्ट थे उन्होंने उसको छोड़ दिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया गया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। यानी एक ही जन होना चाहिए, एक ही साम्राज्य होना चाहिए और एक ही नेता होना चाहिए। इस स्लोगन के अंडर जो है इन्होंने, हम कहें कि ऑस्ट्रिया जो है उसको जर्मनी के अंदर शामिल कर लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी स्टूडेंटलैंड प्रांत पर भी कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। यानी धीरे धीरे इन्होंने शुरुआत की और पूरे चेकोस्लोवाकिया को अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड को भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। यानी पूरा लोगों को ये विश्वास हो गया था कि अब जो है हम लोगों की किस्मत जो है वो बिल्कुल टर्न होने वाली है। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। शाख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी की एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाख्त को उसने पद से हटा दिया। यानी जो भी व्यक्ति हिटलर को अच्छे की सलाह देता, हिटलर ने उसे ही अपने उधर से मूव आउट कर दिया था। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। उसको लगा कि अब जो हमारा आर्थिक संकट है उसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए युद्ध ही हमारा अल्टरनेट है। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। यानी दूसरे देशों पर जब हम कब्जा कर लेंगे तो उनके संसाधन भी हमारे हो जाएंगे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में हम कहें कि नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाले कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। यानी इन सभी देशों को जब इसने अपने अंडर कंट्रोल किया तो वहाँ पे जो सरकारें बनाई गई वो सारी की सारी जो है हिटलर को सपोर्ट करने वाली थी और हिटलर जैसा उनसे कहेगा वैसा वो करेंगे। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित कर लिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतज़ाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर का एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों
की बमबारी की चपेट में आ गया। यानी उसने बिना सोचे समझे इस तरह की बेवकूफ़ी की और उसकी वजह से उसकी जो वायु सैनिक थी वो बमबारी की चपेट में आ गई। जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबा रही थी। यानी आगे से हम कहें कि पूर्वी मोर्चे पर उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी थी, लेकिन हम कहें कि जो पश्चिमी वेस्टर्न जो उनका मोर्चा था वहाँ पे मात खा रहे थे। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद के जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता। यानी अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका था वो दोबारा इस तरह की लड़ाई करके नहीं करना चाहता था। लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी, उसे फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर भी हमले की पूरी योजना बना ली गई थी। यानी अब अमेरिका के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इसके कि उसे युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया गया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। यानी हम कहें कि ये युद्ध जो है आपका 1945 में एंडिंग हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था। दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं कि यह युद्ध के दौरान नात्सी जुल्मों की कहानी है। तो नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।